हम लोगों ने परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या जो है और काल्पनिक संख्या जो है उनके बारे में अध्ययन किया था। और उसमें मैंने कल आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में 8वीं 9वीं और 10वीं का जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करें। कोई डाउट है क्या पीछे? नहीं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के प्रसार, दशमलव प्रसार जो था उसके आधार पर शांत और अशांत बताना हम लोगों ने सीख लिया था। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उन्हीं से संबंधित रीट 2011 का एक सवाल है जो पूछा गया है, अभाज्य संख्याओं से संबंधित था। उन्हीं में से एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। सवाल क्या था उसमें, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? क्या सवाल था बेटा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन था, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन, एक अभाज्य संख्या है। तीसरा ऑप्शन, एक संयुक्त या भाज्य संख्या है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है दो अभाज्य संख्या नहीं है। जी, मैं क्या कह रहा था कि एक सवाल मैंने, ये रीट 2011 का एक सवाल है, क्या था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे दिए मैंने आपको चारों ही। पहला ऑप्शन था एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त या अभाज्य संख्या है, और दो अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें से सही कौन सा, वो ऑप्शन लेना है। सुनिएगा, पहले मैं एक एक ऑप्शन ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है इसकी, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि एक अभाज्य संख्या है। हम लोगों ने कल ही बात की थी कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो दो होती है, नहीं कि एक होती थी। ऑप्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। एक संयुक्त या भाज्य संख्या है। कल मैंने बात बताई थी कि भाज्य संख्या का मतलब क्या है, जिस संख्या में दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा हो। तो यहाँ एक संयुक्त या भाज्य संख्या नहीं है। और कल ही हमने बात की थी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? चार है, नहीं कि एक है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दो अभाज्य संख्या नहीं है, सवाल को गौर से पढ़ना कि दो अभाज्य संख्या नहीं है। और कल मैंने आपको लिखवाया है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? दो है, यानी यहाँ दो अभाज्य संख्या नहीं है। जो ऑप्शन है आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। ऐसे ही कल हम लोगों ने लास्ट पूरा परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, उन्हीं से संबंधित मैंने आपको एक सवाल करवा दिया। फिर उन्हीं से आगे थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो गुणधर्म की बात कर लेते हैं। पहला गुणधर्म मैं बता रहा हूं कि पाई जो है, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कुछ नोट कर ले आप, इनको याद रखना। गुणधर्म लिख सकते हैं इनको अपन कि पाई क्या है? कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा 1.457 ऐसे कुछ होता है। तो पाई का मान जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे वो होगा अशांत अनावर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा, इसीलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, दो परिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या हो, उन दो परिमेय संख्याओं को मैं क्या करूं? गुणा करूं। दो परिमेय संख्या कहते हैं, तो मैं क्या करूं? गुणा करूं या उनकी जोड़ करूं। दो परिमेय संख्या मेरे पास में है, उन दो परिमेय संख्याओं की तो मैं क्या करूं? गुणा करूं या फिर क्या करूं? जोड़ करूं। तो मेरे पास में जो नई जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं में जोड़िया हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो नई जो बनने वाली संख्या, वो संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या ही होगी। नोट कर लेना। तीसरी जो बात है, दो अपरिमेय संख्या है, उन दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करूं मैं। दो अपरिमेय संख्याओं का यदि मैं जोड़ करूं तो मेरे पास जो नई बनने वाली संख्या है वो क्या आएगी बेटा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। मैं इनके एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, एक बार नोट कर लेना आप। चौथा, एक परिमेय संख्या है, वह
दूसरी आपके पास अपरिमेय है। एक अपरिमेय संख्या और एक क्या है, परिमेय संख्या है। इन दोनों को भी मैं जोड़ू, जोड़ करूं या फिर गुणा करूं, तो मेरे पास जो नई बनने वाली संख्या है वो भी मेरे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग इनको याद रख लेंगे, ठीक होगा। तो ये अपने पास जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे बाद। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करो या फिर जोड़ करो, क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। जैसे मान लेते कोई परिमेय संख्या लेते हैं -2/5, इनको यदि मैं गुणा करता हूँ, कोई एक अन्य परिमेय संख्या ले रहा हूँ 1/4, इनको गुणा करने पर -2 एक, ये -2 हो गया, 5 का 20 हो गया, काट लो भले आप इनको, तो -1/4 कितना आ गया, 10। ये भी अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इस परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और q 0 के बराबर नहीं है। तो दो हम लोगों ने परिमेय संख्या ली है, उनका गुणा किया, और जो नई संख्या बनी है वो भी अपने पास में क्या आई है, परिमेय संख्या ही आई है। ऐसे ही यदि जोड़ करें, एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए 2/4 और 5/4, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप समझने के लिए ले रहा हूं। तो इनका जो हम एलसीएम लेंगे वो 4 आ गया, 2 + 5 ये हो गया आपके पास 7/4, यानी दो आपके पास जो परिमेय संख्या थी इनका मैंने योग किया, जोड़ किया, तो आपके पास जो नई संख्या बनी है वो कौन सी बनी है, परिमेय संख्या ही बनी है। ठीक है, ऐसे मैंने तीसरे में लिखवाया है कि दो अपरिमेय संख्या है, उनकी जोड़ करें या जोड़ करें तो अपने पास में क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। कैसे, मैंने बोल दिया बेटा आपके पास एक परिमेय संख्या है √5, अपरिमेय संख्या है, और एक मैंने बोल दिया एक आपके पास और अपरिमेय संख्या है, उसे मान लेते, मान लो √5 ही है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी क्या आपके पास में एक अपरिमेय संख्या, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में यहाँ जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 2√5। ये एक √5 और एक √5 कितनी हो गई, 2√5। 2√5 भी क्या है अपने पास में एक अपरिमेय संख्या ही है। आप ऐसा सोच लो, बोले √5 लो, इधर इधर √7 ले लो, ये भी अपने पास अपरिमेय संख्या थी, दोनों दोनों का मैंने योग किया, ये भी अपने पास नई संख्या बनी, वो क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। चौथी बात में क्या है, एक परिमेय व दूसरी अपरिमेय संख्या का जोड़ करे या फिर गुणा करे तो अपने पास संख्या बनेगी, वो कैसे बनेगी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। देखो इधर से एक एग्जाम्पल समझ लो, फिर बाद में उतार लेना आप, मैं टाइम दे दूंगा आपको उतारने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, हमने कोई ले ली एक परिमेय संख्या, दो दो परिमेय संख्या है, इस दो परिमेय संख्या में हम क्या कर रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या कोई सी भी ले रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। 105 क्या है, अपरिमेय संख्या है, दो क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अब जो अपने पास नई संख्या आई है वो संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। संख्या कौन सी आ गई, अपरिमेय संख्या। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी में ही, कि मैंने आपको बोला है कि 4 मेरे पास में क्या है, परिमेय संख्या है। 4 मेरे पास में क्या है, परिमेय संख्या है, और √7 ये मेरे पास में एक अपरिमेय संख्या है। 4 मेरे पास परिमेय है, √7 क्या है, अपरिमेय। इन दोनों का यदि मैं क्या करूं, गुणा करूं, तो 4 इंटू √7, तो ये अपने पास में क्या आ गया, 4√7। इनका मैंने गुणा किया, परिमेय और अपरिमेय को गुणा किया, तो मेरे पास नई बनने वाली संख्या वो भी कौन सी आ गई, अपरिमेय आ गई। तो 4 प्रकार के गुणधर्म मैंने लिखवाए हैं। ये कोई गुणधर्म नहीं है, समझने के लिए याद रखना कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या फिर प्राकृत संख्या। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होता है। नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल ना, जैसे आप मुझसे √5 अपरिमेय कैसे होगी और √7 अपरिमेय कैसे होगी, ये कह रहे हो ना। पहली बात, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। 5 जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 4 अंडर में लगा रखा है, 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर क्या हो गया, कट गया, अपने पास संख्या आ गई 2। लेकिन ऐसे ही मैंने √5 की बात की, √5 किसी का स्क्वायर नहीं है, √5 किसी का स्क्वायर नहीं है, और इसको हम, अब स्क्वायर होता तो मैं इसके दो घात लगा के इसको इससे काट लेता, ये कट नहीं रहा है। एक जगह तो ये हो गया किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। या फिर कल मैंने आपको सिखाया था, ये लिख लिया, कल मैंने आपको सिखाया था भाग विधि से, मैंने कुछ सिखाया था आपको। भाग विधि से मैंने क्या बताया था कि भाग विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि के माध्यम से
हम लोग √5 का मान निकाल सकते हैं। कैसे? हमें √5 का मान निकाल, भाग विधि कह रही है कि इसका, अब आपको अब बताना है मुझे कि ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसे आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा। कैसे आएगा? भाग विधि का मतलब क्या है? अब अपने को क्या करना है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है जिससे 5 आ जाए। एक को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। 9 इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो भाग विधि का मतलब क्या हो गया, 2 को 2 से हमने गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास में, 4। इधर जोड़ना होता है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। इधर 5 में से 4 गया, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। वर्गमूल का सिस्टम है कि पॉइंट लगाने के बाद में डबल जीरो उतरते हैं एक साथ, तो यहाँ डबल जीरो उतारना है अपने को। अब मैं इस 4 के साथ में किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करूं कि 100 आ जाए। इस 4 के साथ में मैं किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करूं कि 100 आ जाए। तो ट्राई करते, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं, 3 लेते तो क्या होगा, 3 तिया 9 और 3 चौक क्या हो गया, 12, ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं कर सकते, 2 ले लो, जो यहाँ लिया वही यहाँ लेना, 2 ले लो, 2 दूनी 4, 2 चौक क्या हो गया 8, यानी हम क्या क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। यहाँ पर भी वापस 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिया है, ये आपके पास 84 आ गया। ऐसे ही इनको जोड़ना होता है और ये आपके पास, इनको घटाएंगे, यहाँ जो भी आएगा। तो अब ये क्या होगा, ये अनवरत रूप से चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं है, और ये रुकेगा भी नहीं, रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन है, आवृत्ति नहीं होगी, अनावर्ती। इसीलिए ये जो √5 है, √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, √13 हुआ, सारी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। √9 की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि √9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से क्या हो जाता है, कट जाता है, 3 बन जाती है मेरे पास में। इसलिए हम लोगों ने √9 को यहाँ नहीं लिया है। 9 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर √ से क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, ये बेसिक है। कुछ ऐसे ही हम उन संख्याओं में आगे बढ़ते हैं, और कुछ संख्या और आती है, जैसे एक परिमेय संख्या की थोड़ी सी बात मैं और कर लेता हूं। मान लीजिए कोई भी आपको 2 परिमेय संख्या दे रखी है और पूछता है इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालो। एक बात आप जीवन में याद रखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 संख्या कोई दे रखी, जैसे मान लो 2 और 3 है, तो इन 2 और 3 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या। लेकिन ठीक बीच की यदि संख्या कोई निकालनी है, उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि a+b बटेवा कितना है, 2। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और किसका भाग दो, 2 का भाग दो, तो इन दोनों संख्याओं के बीच, ठीक बीच की जो संख्या है वो अपने पास रहेगी। तो 2+3 बटे में कितना हो गया, 2, 2 और 3 5 बटे में कितना आ गया, 2, भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 2.5, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 इन दोनों संख्याओं की क्या होगी, ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। तो ठीक बीच की निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और किसका भाग दो, 2 का भाग दो। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास 1/5 और एक मान लेते कोई अलग सा 5/6, 2 मान लिए, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालो। तो एक ही मेथड है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद किसका भाग देंगे, एलसीएम ले ऊपर, 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 6 पंजा 30, 5 का भाग 30 में दिया 6 बार, 6 एकम 6, 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 25, ये 2 जो है ये का होगा ऊपर आ जाएगा, 2 जो नीचे है ना ये ऊपर इसके साथ में आ जाता है। ऊपर कितना हो गया अपने पास, 25 और 6 31, 30 दूनी कितना हो गया 60। इनके बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो कैसे कितनी आएगी, 31/60, नोट कीजिए। बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। और जैसे ही ये बेसिक पूरा हुआ तो मैं आपको जितना लेवल आप चाहते हो सवाल का उतने लेवल से सवाल कहूंगा, लेकिन बेसिक क्या है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये नहीं समझे कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे, कोई 8वीं 9th की जो पुस्तक से है बिल्कुल उठाया गया है, इतना नहीं है। लेकिन बेसिक आपको ध्यान में नहीं होगा, फिर मैं आपको उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक हो जाए, फिर उसके बाद में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जिस प्रकार का लेवल चाहो, सेकंड ग्रेड तक का। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आपको लिखवा दिया है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या है या पूर्वक संख्या बोलते हैं इसे अपन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परवर्ती, परवर्ती संख्या,
या इसको और बोलते हैं उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या और पूर्वक संख्या एक ही बात है। परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या एक ही बात है। थोड़ा बात कैसे कर, दो प्रकार की संख्या लिख रहा हूं मैं, पूर्ववर्ती, परवर्ती, पूर्वक या फिर उत्तरवर्ती। क्या है, मैंने आपको लिखा है कि 45। क्या लिखा, 45। 45 की पूर्ववर्ती संख्या, 45 से पहले कौन आती है, 44। तो 45 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 44। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 45 के ठीक पहले आने वाली संख्या उसकी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या। और ऐसे ही उत्तरवर्ती, क्योंकि एग्जाम में होता है क्या, परवर्ती नहीं देता, कभी कभी उत्तरवर्ती दे देता है। अब यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरवर्ती का मतलब क्या हुआ। उत्तरवर्ती का मतलब ही क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने 46 ले लिया, तो 46 के ठीक बाद आने वाली संख्या क्या होगी, इसकी परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती हम कह सकते हैं। तो 46 के बाद आने वाली उत्तरवर्ती, और 45 के पहले जो पहले आने वाली संख्या 44 है, वो क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती या फिर पूर्वक संख्या। दोनों नोट कर लीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद में केवल सवाल है। इसी के बाद में नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग संख्या लिखना, फिर पूर्ण घन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, और इन्हीं के बाद में एक संख्या और ले लेंगे अपन। लिख लो पहले के बाद इनको, फिर बताता हूँ। लिख लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट इनके बाद में हम पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन लिख लिया क्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण घन संख्या दोनों क्या है, जो संख्या किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 4 गुरुजी 2 का स्क्वायर है, इसीलिए 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 6, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9, 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। याद रहे कंफ्यूजन वाला, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर हम करेंगे। एक का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक को एक से 2 बार गुणा करना, तो क्या आएगा, एक आएगा। याद रहे एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और एक पूर्ण घन संख्या भी है। पूर्ण घन का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या जो किसी ना किसी का क्या हो, घन हो। जैसे 8, 8 किसका क्यूब है, 2 का यदि मैं क्यूब करूं, यानी 2 इंटू 2 इंटू क्या करूं, ये इसका जो क्यूब है वो कितना आएगा, 8। यानी 8 किसी ना किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। ऐसे ही और लेते हैं 27 की बात कर लेते हैं। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 3 3 9 9 27। एक, ये एक, एक का क्या है, क्यूब है। तो सवाल घुमा के दे सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है, वो कौन सी है, एक है। ये एक दोनों में कॉमन है, पूर्ण वर्ग भी है और क्या है, पूर्ण घन भी है। नोट कर लीजिए। यहाँ 46 के बाद के लिए है +1, इससे पहले वाले तो 45 में से घटा दो, -1 कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। हो गया, ठीक है। इन्हीं में आगे हम एक संख्या ले लेते हैं जिसका नाम है त्रिक संख्या। त्रिक संख्या क्या है, त्रिक का मतलब पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस ने बताया है कि 3 संख्याओं के आप जोड़े ले लीजिए, 3 संख्या ले लीजिए कोई, और एक उनका एक युग्म बनाइए। यदि उनमें सबसे बड़ी संख्या जो है, यदि आप उसका स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, सबसे बड़ी संख्या क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो जो शेष तो छोटी संख्या बचेगी, उनके स्क्वायर के योग के यदि कर्ण का जो स्क्वायर यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर आपने किया है, तो यदि उनके बराबर है, तो तीनों संख्याएं क्या होगी, पाइथागोरस त्रिक होगी, यानी त्रिक संख्या होगी। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। 3 4 5 आपको एग्जाम में दे देगा, निम्न दी गई संख्याओं के युग्म, ऐसे 4 युग्म दे देगा, कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या फिर त्रिक संख्या है। तो ये अपने पास एक युग्म दे दिया, इनमें अब ये पाइथागोरस त्रिक या फिर त्रिक संख्या है कि नहीं, पता कैसे लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसका स्क्वायर करो, फिर दो जो बच गई है उनका भी क्या करो, स्क्वायर करो,
और फिर उनको क्या करो, जोड़ो। यदि आपस में बराबर आ जाए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 25 के क्या है बराबर। यदि बड़ी जो है भुजा का रूप में हम इसको त्रिभुज के रूप में हम पढ़े, कॉन्सेप्ट के रूप में, तो भुजा के रूप में पढ़ते हैं, एक संख्या के रूप की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष जो तो छोटी संख्या है उनके यदि वर्ग के बराबर है, तो यह आपकी त्रिक संख्या कहलाएगी। आप थोड़ा लेट आए थे, मैंने आते ही एक सवाल करवाया था, रीट 2011 का एक सवाल था अभाज्य संख्याओं से संबंधित। तो आप इस क्लास को पुनः देखें, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवाया था, वो रीट 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी प्रकार की संख्याएं थी जो पूछता है एग्जाम में, उनसे संबंधित मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं और उनके बारे में बताया भी था। और दशमलव प्रसार के बारे में हम लोगों ने विशेष बात कर ली है, काल्पनिक संख्या पूछता नहीं, फिर भी क्या होती है उनके बारे में हमने बात की। और इसी नंबर सिस्टम के बेसिक में हम आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। हेडिंग लगा दीजिए आप सब लोग, भाजकता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम क्या है? कोई संख्या दे रखी होगी, उस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा, उस संख्या को जानने हेतु हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाज्यता के नियम पढ़ते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी, हम भाग देकर ट्राई तो कर नहीं सकते, तो उस संख्या में सीधा हम पता लगाएंगे कि किससे विभाज्य है या फिर भाज्य है। इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग भाज्यता के नियम पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 2 की भाज्यता का नियम, 3 की भाज्यता का नियम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद में 11 ले लो आप, इसके बाद में 13 ले लो, इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन आज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 13 है। क्या है पहला नियम? हम लोग पढ़ रहे हैं 2 की भाजकता का नियम। कोई भी संख्या है, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उसका पता लगाने के लिए हम 2 की भाजकता के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे? कोई भी संख्या दे देती है और उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो, तो उस संख्या में 2 का भाग क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। कोई भी संख्या दे रखी, जैसे मान लो 2, 4, 6, ये मैंने कोई संख्या ले लिया 24,690, तो इस संख्या में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है? इकाई का जो अंक है, यूनिट जो डिजिट है, अंतिम जो अंक है, यदि वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या फिर क्या हो 8, ऐसा करते करते हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अर्थात वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। देखिए 2 की भाज्यता का नियम के साथ में पहले हम 4 पढ़ेंगे, 4 के साथ में हम कौन सा पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों ही लगभग सेम जैसे होते हैं। तो 2 के लिए हमने इकाई अंक देख लिया। ऐसे ही 4 की भाज्यता के नियम में क्या, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या दे दी आपको 5,928, ये कोई संख्या है, 4 की भाज्यता के नियम की हम बात कर रहे हैं कि गुरुजी की संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसका पता कैसे लगाएंगे? तो 4 की भाज्यता के लिए नियम का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक लेंगे, इकाई का अंक और कौन सा अंक लेंगे, दहाई का। अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 1 अंक लिया, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है, अंतिम 2 अंकों, 28 अंतिम 2 अंक, इनमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, ये तय है। कैसे? 28 क्या 4 के बारे में आता है, 4 7 28, यानी इस 28 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब जाएगा नहीं जाएगा पता लगाते हैं, भाग देकर ट्राई करते हैं। भाई नियम तो ये कहता है, लेकिन अभी ये सत्य है कि नहीं इसको पता लगाते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा कितना 9, 4 चौक 16, 9 में से गया 3, कितना उतारा 2, 4 छिंग 24, 4 7 28, 4 8 32, उतारा कितना 8, 4 दूनी 8 और 8 में 60 गया 0, भाग पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल आपके पास 0 बचता है, इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग क्या हुआ, पूरा पूरा गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसे भाग देके हमें ट्राई नहीं करे और अंतिम 2 अंकों को देख ले, तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा। ऐसे ही आप नोट कर लो पहले एक बार, हो गया क्या? ऐसे ही 8 की भाषा का नियम क्या? 2 हो गया, 4 हो गया,
अब ऐसे हम 8 का पढ़ रहे हैं, 8 की भाज्यता। अब 8 की भाज्यता में क्या है, 2 के लिए अंतिम 1 अंक, 4 की भाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक, और 8 की भाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक देखना है। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 98,512, ये कोई संख्या ले ली, तो गुरुजी संख्या में 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा पता लगाइए। तो मैंने आपको बताया अभी कि 8 की भाज्यता के लिए हमें अंतिम कितने अंक लेने हैं, 3 लेने हैं, और उन अंतिम 3 अंकों में देखना है कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं। यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ट्राई कर लो, 8 का भाग दो किसी में, 8 छिंग 48, कितना बच गया, 3, उतारा 2, 8 चौक 32, यानी शेषफल अपने पास में कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आने के कारण इस पूरी संख्या में जो है किसका भाग जाएगा, 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी 8 से विभाज्य। ये भाग देने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता है। तो हो गया क्या, ठीक है। कितने नियम हो गए, 3 हो गए, 2 का हो गया, 4 का हो गया और 8 का। अब हम पढ़ते हैं 3 की भाज्यता का नियम, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे 9 की भाज्यता का नियम, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम 6 की भाज्यता का। 3 की भाज्यता क्या है, कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के यदि हम अंकों का योग करें, उस संख्या के अंकों का योग करें और अंकों के योग 3 से विभाज्य हो, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कैसे, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, कोई संख्या ले रहे हैं, यही मान लो 243, क्या 243 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये छोटी संख्या ली हमने, तो हमें क्या करना, अंकों का योग करना है। अंकों का योग कीजिए, 2 + 4 + 3 कितना हो गया, 9। क्या 9 3 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल 9 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अंकों का योग करना है, अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने कोई संख्या ली, बताओ देखा आप, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 5 7 9 8 4, जोड़ दे, मुझे ले रही हूँ है, जोड़ी जोड़ी जोड़ी। चलिए आप ये करेंगे, देखिए इसको जोड़ के देखना, जोड़ अंकों का योग करना, और अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाजित होगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही 9 की भाज्यता क्या है, 9 की भाज्यता का मतलब क्या है, कि वही संख्या का नियम है 3 के वाला, कि कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के अंकों का योग कीजिए, और यदि वो अंकों का जो योग है यदि वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ में आ गया क्या, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल करवा के बता देता हूँ आपको। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 11,358, अपने पास कोई संख्या है, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, पता लगाते हैं। क्या करेंगे, अंकों का योग, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 5 10 और 8 18, क्या 18 9 के बारे में आते हैं, 18 9 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग, एक नया नियम है 6 की भाज्यता का नियम, क्या है, जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा हो और जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा हो, कोई संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जा रहा हो और 3 का भी भाग जा रहा हो, दोनों का यदि किसी संख्या में भाग जा रहा हो, अर्थात मेरा कहने का मतलब वह संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, तो उसमें ऑटोमेटिक किसका भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा। भाज्यता का नियम, दोनों का ही जाना चाहिए, एक का नहीं, दोनों का ही भाग जाएगा, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते, जैसे ये कोई आपके पास 12 है, देख लो एक बार, देख लो क्या है आपके पास, 12 है, क्या 12 2 के बारे में आता है, 2 से विभाजित है, क्या 12 3 के बारे में आता है, 3 से विभाजित है, इसलिए 12 6 से भी क्या होगा, विभाजित होगा, और 6 दूनी 12 हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 3 9 और 6 के क्या हो गए, नियम हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में अगला नियम है 5 की विभाजिता, 5 की विभाजिता बोलो या फिर 5 की भाज्यता का नियम, क्या है,
यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अर्थात अंतिम जो अंक है वो अंतिम अंक क्या हो 0,5 हो, तो उस संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अर्थात तो 5 से क्या होगी विभाजित होगी। जैसे क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? क्यों होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक या अंतिम अंक जो हम कहते हैं वो क्या है 5 है। ऐसे ही क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 0 या 5 है। लिख लिया क्या? लिखिए 7 की भाजता करने, हेडिंग लगा लीजिए आप 7 की भाजता करने। लिख लिया क्या? 7 की भाजकता क्या कहती है? लिखो, चलो मैं लिखवा देता हूं, लिख लो फिर आप। यदि किसी यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना अंतिम अंक के या अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं और यदि वह 7 से विभाज्य हो, यदि वह 7 से विभाज्य हो तो उस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्या बोला मैंने कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। 16,807 मैंने कह दिया, कोई एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया है कि क्या करना है। कोई संख्या है, इसमें 7 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा पता लगाएंगे कैसे? तो अंतिम अंक क्या है, इस 7 का 2 गुना करना है। अंतिम अंक क्या है 7, 7 का हमें 2 गुना करना, 7 दूनी कितना हो गया 14। तो 7 दूनी 14 हुए हैं, शेष आपके पास जो संख्या बची है 1680, इसमें से आपको घटाना है, माइनस करना है। क्या आएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 6 के 6 और 1, अपने पास छोटी संख्या नहीं आई, पुनः वापस क्या करेंगे, अंतिम अंक क्या है 6, 6 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 6 का 2 गुना करने पर क्या होगा 6 दूनी 12, पुनः घटाना है। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5 और ये आपके पास 1 का 1 है। पुनः अंतिम क्या है 4, ये 100 अपने पास चल रहा है, अंतिम क्या है 4, 4 का 2 गुना 8, 15 में से 8 गया 7, क्या 7 7 के पाड़े में आता है कितनी बार एक बार। तो पता कैसे लगाएंगे, मैंने लिखवाया आपको कि अंतिम अंक का 2 गुना कर कर शेष संख्या में घटाते जाते हैं, घटाएंगे नहीं घटाते जाते हैं, तब तक घटाएंगे जब तक मान लो आप x के ऊपर में 7 का भाग दे सकते हो, तो यहाँ घटा दो, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ दो भले यहाँ दो, लेकिन छोटे रूप में लाकर हम क्या कर सकते हैं 7 से विभाजित कर सकते हैं, और यदि ऐसा है तो उस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझना बहुत जरूरी है, अंतिम अंक का 2 गुना करना है, शेष जो संख्या बची उसमें से घटाना है, और यदि वह 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं 7 की भाज्यता का नियम कहते हैं। नोट कर लो एग्जाम्पल, लिख लिया क्या? लिखिए अगला नियम है 11 की भाज्यता का नियम, 11 की भाज्यता का नियम उतारिए, लिख लो पहले इसके बारे में। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, 0 या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। क्या लिखवाया मैंने, पढ़ो एक बार उसे, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 95,744 को एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको लिखवाया है कोई भी संख्या दे रखी है उसके सम
स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का अंतर करें। सम स्थान का मतलब क्या हो गया, 2 4 यानी चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और पांचवें नंबर, ये विषम स्थान के अंक हो गए और ये सम स्थान के अंक हो गए। इन दोनों का यदि हम अंतर करते हैं, घटाव करते हैं, और वो या क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, या फिर जो भी आया है उसमें 11 का भाग जा रहा हो, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ये विषम स्थान के अंक है 9 7 और 4, इसमें से मुझे क्या घटाना है, 5 और 4, कितने हो गए, अंकों का योग करना, इन अंकों का योग करके क्या करना है, इनको घटाना है। ये अपने पास कितना हो गया, 20, ये आपके पास 9 है, 20 में से 9 गया 11 है। क्या 11 11 के पाड़े में आते हैं, 11 11 के पाड़े में आते हैं। इन दोनों स्थानों के अंकों का अंतर करना है, लिखा है मैंने आपको, और अंतर में यदि 0 आ रहा है या फिर वो अंतर 11 से क्या हो रहा हो, विभाज्य हो रहा हो, तो उस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाज्यता के नियम, 7 का हुआ, 11 का हुआ, 13 का हुआ। एग्जाम्पल लिख लिया क्या, लिखो, अगला नियम लिख लीजिए, 13 की भाज्यता का नियम। लिखो, इसमें दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई अंक का, दी गई संख्या के इकाई अंक का चौगुना, चौगुना करके शेष संख्या में, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, अंत में बची संख्या, अंत में बची संख्या यदि, अंत में बची संख्या यदि 13 से विभाज्य हो, 13 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या भी, तो वह पूरी संख्या भी 11 से क्या होगी, विभाजित होगी, 11 से क्या होगी, विभाजित होगी, हाँ सॉरी 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। लिख लिया क्या, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है 11,648, एक एग्जांपल है कोई समझने के लिए, पहले से मिटा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 11,648, ये अंतिम भाज्यता का नियम आज हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो बचेंगे उनको कल पढ़ेंगे। क्या है ये देखिए एक बार, 11,648, मैंने लिखा है आपको कि कोई संख्या है, उसमें 13 की भाज्यता का नियम परखने के लिए अंतिम अंक क्या है, 8, उस अंतिम अंक का 4 गुना करना है, चौगुना करना है, और 4 गुना कर कर शेष संख्या है उसमें जोड़ना है। कैसे, 8 का 4 गुना, 8 चौक 32, 32 जोड़ने हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, हो गया। पुनः क्या करेंगे, इस 6 का क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, इस 6 का 4 गुना करेंगे, 6 चौका 24, पुनः जोड़ेंगे, 9 4 13, कितना हो गया 4, पुनः क्या करेंगे, 3 का 4 गुना, कितना होगा, 3 चौक 12, 4 में जोड़ो इनको, 4 और 2 कितने हो गए, 1 और 1, क्या 26 13 के पहाड़े में आते हैं, 13 दूनी 26, यानी ये 26 जो है 13 से विभाजित है, इसीलिए 11,648 जो संख्या है वो भी क्या होगी, 13 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बड़ा आसान है, इनको आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे, उनकी भाषा को नियम को याद करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। देख लिया क्या, तो जितने भी मैंने आज भाषा के नियम लिखवाए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, उनका आप थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। 2 3 5 का हो गया, 7 इधर 9 8 का भी लिखवा दिया मैंने, 11 का लिखवा दिया, 13 का लिखवा दिया, शेष 17 हुआ, 23 हुआ। बड़ी बड़ी जो संख्या के भाषा के नियम है उनको हम कल करेंगे, और आज केवल भाषा के नियम ही हम समाप्त कर रहे हैं।